नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। पूर्णिया में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार पर तेजस्वी ने साधा निशाना, कहा एनडीए का राज होने के बावजूद भी सीमांचल पीछे है। रांची में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने की बैठक। कई सामाजिक संगठन के लोग रहे मौजूद। भारत बचाओ संविधान बचाओ पर की चर्चा। गुमला में जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने भरा नामांकन। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत को दिया बड़ा झटका। जमशेदपुर में 25 मई को होने वाले मतदान की तैयारी तेज। डीसी अनन्या मित्तल ने ईवीएम की डिस्पैच को लेकर की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और नालंदा की सोनसा पंचायत में जल संकट की मार झेल रहे ग्रामीण। चिलचिलाती गर्मी में इधर उधर भटक रहे लोग। दूसरे वार्ड से पानी लाने को मजबूर। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन के आज की तमाम अहम खबरों के साथ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यों को लेकर जानकारी देने के साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में भी एनडीए और बिहार में भी एनडीए, फिर भी सीमांचल पीछे है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का नाम लिए बिना कहा कि वो तो हर चुनाव लड़ते हैं। ये लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आगे तेजस्वी ने कहा कि देश में दो धाराओं की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन संविधान बचाना चाहती है और एनडीए उसे खत्म करना चाहती है। हम लोग बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा की बात करते हैं। इस दौरान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी भी मौजूद रहे। संविधान को खत्म करने की बात की है और बार बार भाजपा के नेताओं ने कहा है कि अगर हमें प्रचंड बहुमत दोगे तो हम संविधान खत्म करेंगे। तो खुलकर के जो भाजपा का जो एजेंडा था, जो आरएसएस का एजेंडा ये संविधान की जगह लागू करना चाहते हैं, ये साफ हो गया। और इस पे भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कोई भी ना तो बयान ना तो कार्रवाई की। और हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आए तो 10 साल उन्होंने जो वादा किया था 14 में 19 में, वो कहां तक सफल हुए। एकदम मजबूती से सीमांचल के सभी सीट पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और खास करके पूर्णिया की बात अगर कर रहे हैं तो एक अति पिछड़ा का बेटी को टिकट मिला है और अति पिछड़ा में काफी जोश है। और हम लोगों का धर्म कर्म बनता है कि मजबूती से खड़ा रहे और एक एक वोट अति पिछड़ा समाज, अन्य समाज जो है, सब मिलकर जो गठबंधन के जो वोट है वो इंटैक्ट है। और मजबूती से बीमा भारती जी के लिए हम लोग प्रचार भी काफी किया है और यहाँ पे रहने के से भी लाभ मिला है कि पर्सनल 1 to 1 हम लोग जितने भी नेता आए क्षेत्र के, अगल बगल के जिला के भी लोग आए, भागलपुर हो या कटिहार हो या पूर्णिया, सब लोगों से मिले। लेकिन विशेष तौर पे पूर्णिया में रुके हैं तो इसका फायदा हम लोगों को मिला। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र के माध्यम से बिहार के युवाओं को अवगत कराया है कि 2005 से पहले बिहार कैसा था। उद्योग धंधे बंद हो गए थे, लोग पलायन करने की जरूरत महसूस कर रहे थे। इसके बाद 2005 से लेकर 2010 तक इन चीजों पर रोक लगाई गई। वही बात आज के युवा को जानना चाहिए। आरजेडी का नेचर और सिग्नेचर बदल नहीं सकता है। के अंदर उद्योग धंधे बंद हो गए थे, यहाँ के लोग भय से पलायन करने के लिए विवश थे और 2005 से 10 के बीच में ये जंगल राज पर कमांड किया गया, सुशासन स्थापित किया गया। और ये आज के नए नौजवानों को जानना चाहिए, जिन लोगों के ये भरमा रहे हैं और जिन लोगों को ये बता रहे हैं ये जंगल राज के पुरोधा लोगों का है, उसी के गोद में पले बढ़े हैं। नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और फिर जनता की गाढ़ी कमाई लूटते रहेंगे।
गुमला लोकसभा के चुनावी मैदान में जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत को बड़ा झटका दिया है। दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव को अब आमने सामने की नहीं बल्कि त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। लोहरदगा लोकसभा से बीजेपी पिछले 3 टर्म से जीतते आई है, लेकिन चमरा लिंडा के चुनावी मैदान में उतर जाने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि आसानी से किसी भी प्रत्याशी की नैया पार नहीं होती नजर आ रही। हमारे लिए बीजेपी से हमारा टक्कर है, बीजेपी से, कांग्रेस नहीं है। तो ये कॉन्टेस्ट हमारा वर्सेस बीजेपी में है और मैं इसलिए इसको कहूंगा, उससे लड़ूंगा, उससे फाइट करेंगे और उससे हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हमारे जो इमोशनल अटैचमेंट की, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन से संबंधित, जो हम लोग आज से 20 साल पहले 2001 से मांग करते रहे हैं कि भारत देश में हमारा आइडेंटिफाई हम करेगा के कई बार, तो वो जो सरना कोड वाला जो मामला है, असल में आप ऐसा कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेरा लड़ना भी उस चीज को पाने के लिए ही है। या तो हमारा पब्लिक जागृत होकर आंदोलन करके प्राप्त करे, या पॉलिटिकली हम लोग विन करके उसको प्राप्त करें। चुनावी सभा में शामिल होने बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। वहीं तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अपने गिरबान में देखना चाहिए। कन्हैया कुमार को उनके विरुद्ध लड़ने के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि पिछले चुनाव में वो 4 लाख वोट से हारे थे, इस बार दिल्ली की जनता उन्हें 5 लाख वोट से हराएगी। अब बिहार की जनता तेजस्वी बाबू की, उनके पार्टी की सोच को पहचान चुके हैं। कोई चांस नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार, हमें लगता है कि वो 400 प्लस जो मांगा है वो 418 प्लस भी हो सकता है, ऑल टाइम रिकॉर्ड हो सकता है। अब भाई बेगूसराय ने 4 लाख से हरा के भेजा था, अब दिल्ली वाले मुझे लगता है 5 लाख से ज्यादा से हरा के भेजेंगे, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग को देश का कोई व्यक्ति स्वीकार करने वाला नहीं है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान जेडीयू राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन और प्रवक्ता निरोहत यादव भी मौजूद रहे। नीरज कुमार ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासा करते हुए कहा कि जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक आरजेडी को कुल 70 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड आया, जिसमें आरजेडी ने 46 करोड़ 64 लाख रुपए शराब कंपनियों से चंदा लिया। तो वहीं 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक जेडीयू को केवल 14 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिले हैं। 63% तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में केवल शराब कंपनियों ने, और ये अधिकतर बंगाल की कंपनी है, इसीलिए लगता है कलकत्ता ही ज्यादा आते जाते थे। कोलकाता ज्यादा आने जाने का कारण अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे थे। अगला सवाल मेरा यह है कि क्या आपने, आरजेडी ने यह वचन दिया था शराब कंपनियों को कि हमको इलेक्टोरल बॉन्ड में मदद करो, हम बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे? तो बिहार में जो महिलाओं का घरेलू हिंसा जो घटा है, नई पीढ़ी को जो नशा मुक्त की ओर बिहार बढ़ रहा है, बिहार जैसे राज्य में जहां मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने में शराबबंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वैसे राज्य में शराब कंपनियों के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल करके तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि वह महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो उनको अट्टहास करते हैं। रांची संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने को लेकर उत्सुक है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों का आर्थिक सर्वे क्यों कराना चाहती है, इसका कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने गांधी की कही
गई बातों को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को आजादी के बाद खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। एक तरफ मोदी का परिवार और दूसरी तरफ खुद का परिवार की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मंसूबों को देश की जनता जान गई है और वह विकास की बात करते हैं, वो धर्म और पारिवारिक बात कर रही है। आज इस चुनावी माहौल में हम कह सकते हैं कि जब देश नहीं दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में और देश की जनता आतुर है, कैसे माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार आकर दुनिया के लक्ष्य पे और $5 ट्रिलियन की ओर इस देश को ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी, ये जो कांग्रेस पार्टी है वह देश में हिंदू मुसलमान, देश में सांप्रदायिकता बढ़ाना, देश को तोड़ना और 140 करोड़ देशवासी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक परिवार कहते हैं, ये परिवार है मेरा। दुनिया के पहले ऐसा नेता है जो कहते हैं मेरे परिवार वालों। एक तरफ मोदी का परिवार 140 करोड़ और दूसरी ओर एक तरफ परिवारवाद। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की शर्मिंदगी वाली बातें ना करें। वहीं कांग्रेस की ओर से पटना साहिब से मीरा कुमार के बेटे को उम्मीदवार बनाए जाने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं कभी अपने खिलाफ खड़े उम्मीदवार का नाम नहीं लेता। शत्रुघ्न सिन्हा लड़े, उनको लगभग 3 लाख वोट से हराया गया है। अगर उनकी यह भाषा है तो मैं क्या बोलूं उनको, इसलिए हार गए। महादेव ऐप कराने वाले, भ्रष्टाचार कराने वाले, तो किसका क्या, ये मैं इतना ही कहूंगा, कृपया कर करके इस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें न करें। मैं किसी भी भ्रष्टा करता। सर, आपके खिलाफ है वो मीरा कुमार के बेटा को उम्मीदवार बनाया गया, कितनी बड़ी चुनौती है? मैं कभी अपने खिलाफ उम्मीदवार का नाम नहीं लेता। शत्रुघ्न से लड़े, उनको लगभग 3 लाख वोट से हराया, मैं नाम नहीं लिया। वो आए हैं, उनका स्वागत है। यहाँ हमारी जीत होगी, निर्णायक, प्रामाणिक, प्रभावी। जमशेदपुर में 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन कई दिनों से तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे कड़ी में बुधवार को बिष्टुपुर कोऑपरेटिव कॉलेज सभागार में जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने जिले के तमाम पदाधिकारी ने साथ ईवीएम की डिस्पैच को लेकर बैठक की। तो वहीं उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा कि हम लोगों ने सभी पदाधिकारी के साथ ईवीएम की डिस्पैच को लेकर बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जिससे कि डिस्पैचिंग के दौरान किसी भी कर्मी को कोई परेशानी न हो। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि कोऑपरेटिव कॉलेज में डिस्पैच और मतगणना केंद्र बनाया गया है। इसको देखते हुए तैयारी की जा रही है। कोऑपरेटिव कॉलेज का हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उसमें हम लोगों ने जो भी अभी तक प्लानिंग करी है कोऑपरेटिव कॉलेज में, उसमें डिस्पैच, रिसीविंग और काउंटिंग, इन तीनों का अलग अलग हम लोगों ने आकलन किया। इनके मैप्स हम लोगों ने फाइनल किए और जिस भी तरीके से, चाहे वो पोलिंग एजेंट हो, चाहे काउंटिंग पर्सन हो, चाहे हमारे पोलिंग पर्सन हो, चाहे जितने भी ऑफिशियल्स हो, उन सब की मूवमेंट किस किस तरीके से रहेगी, कहाँ बैरिकेडिंग, सीसीटीवी और विश्राम रूम्स की आवश्यकता होगी, पानी की उपलब्धता और भी मूलभूत सुविधाएं जो भी हम लोग को अवेलेबल करवानी है, ताकि हमारी पोलिंग प्रक्रिया और काउंटिंग प्रक्रिया सुगम रह सके। उस संबंध में हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस किया और सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। गर्मी भी काफ़ी रहेगी सर, डिस्पैच के समय में काउंटिंग करने, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर हम कोई भी संरचना ना क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं हम बिल्डिंग के अंदर रखें। डिस्पैच सेंटर है जहाँ से पोलिंग पार्टी डिस्पैच होनी है पोलिंग बूथ्स के लिए, उस जगह का, और साथ ही साथ
क्योंकि यहाँ काउंटिंग सेंटर भी है और रिसीविंग सेंटर भी है, ईवीएम्स यहाँ पर वापस जमा भी होने हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो भी इंतजाम हैं स्ट्रॉन्ग रूम के ईवीएम सही तरीके से सिक्योर तरीके से रखा जा सके, काउंटिंग के दिन किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, रिसीविंग वाले दिन किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। तो इसको लेकर के जो प्रेमाइसेस है, जो कैंपस है, उसमें जो कमरे हैं, जो हॉल्स हैं, उनके स्पेस की समीक्षा की गई। उसके चारों तरफ का जो स्पेस है वहाँ पर किस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों के पार्क करने की आवश्यकता रहेगी और बहुत बड़ी संख्या में पोलिंग पर्सनल और सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं, उनकी आवाजाही में, उनके गमनागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, व्यवधान ना रहे, निर्बाध तरीके से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सके। रजरप्पा पुलिस ने एक कार से अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई रामगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रजरप्पा थाना क्षेत्र से की है। इस संबंध में बताया गया कि पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में गठित टीम ने लारी पटनचाला मोड़ के पास उक्त गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी की जांच करने पर उसमें काफी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। साथ ही वाहन चालक प्रेमचंद को भी गिरफ्तार किया गया है। टीम बनाई गई एसडीपीओ के नेतृत्व में, थाना प्रभारी रजरप्पा भी उसमें शामिल थे और उस ऑल्टो कार का पीछा किया गया और उसके बाद उसको चेज करके जब उसमें से बरामदगी जो उसमें था, उसमें जो भी थी जब्ती जो चीज़ें थी उसको देखा गया। उसमें ये हुआ कि उसमें भारी मात्रा में शराब उसमें मिला, जो कुल मिला करके 90.66 लीटर कुल मात्रा उसमें से बरामद हुई है। इसमें एक प्रेमचंद कुमार जो भी मुरुमंदा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई। निजी अस्पतालों की लापरवाही प्रतिदिन सामने आ रही है। ताजा मामला चास के मुस्कान हॉस्पिटल का सामने आया है, जहां एक बच्चे की मौत अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण हो गई। जानकारी के मुताबिक नवाडीह प्रखंड के मुंगो गांव के एक घर में शादी समारोह चल रहा था और इस दौरान डीजे साउंड के पास बच्चे डांस कर रहे थे। इसी दौरान अचानक आंधी तूफान आया, जिस कारण डीजे का बॉक्स 2 बच्ची और एक बच्चे के ऊपर गिर गया। 2 बच्ची को हल्की फुल्की चोट आई, जबकि 6 वर्षीय शुभम का पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। मौके पर मौजूद मंत्री बेबी देवी ने अपनी निजी गाड़ी से बच्चे और परिजनों को चास के मुस्कान अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक नहीं होने के कारण बच्चों के फ्रैक्चर पैर को कच्चा प्लास्टर करने की बात कहते हुए कहीं बेहतर इलाज करने के लिए ले जाने की बात कही गई। लेकिन मंत्री के जाते ही बच्चे को एक इंजेक्शन देकर घर भेज दिया गया। रास्ते में बच्चा बेसुध हो गया और घर जाते जाते बच्चे की मौत हो गई। जब फिर से परिजन अस्पताल पहुंचे तो बच्चे को गंभीर चोट होने की बात प्रबंधन के द्वारा कही गई और वहीं परिजनों का आरोप है कि अगर बच्चे का सही से इलाज किया गया होता तो बच्चे की जान नहीं जाती। वहीं परिजन अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शादी था, ठीक है, सोन गिरने से घटना 3 बच्चा का घटना हो गया। 2 लड़की थी और 1 लड़का था। उसी कारण हम लोग बीजेपी मुस्कान हॉस्पिटल लाए हैं। उसके दरमियान मंत्री जी के द्वारा हम लोग भर्ती किए और बच्ची को यहाँ पे चोट लगा था और एक बच्ची को कमर में चोट था। उसको बच्चा का दोनों पैर फ्रैक्चर था। उसके दरमियान मंत्री जी आश्वासन दिए, बोले कि बच्चा जो होगा सुबह रेफर कीजिएगा, ठीक है। उसके कारण मंत्री जी जाने के बाद हम लोग को फिर प्लास्टर हुआ। उसके बाद बच्चा तो नॉर्मल है, आप लोग ले जाइए, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन दिया, ठीक है। इंजेक्शन देने के बाद बच्चा 1 घंटा बाद नहीं रहा। हड्डी का डॉक्टर नहीं है, वो छुट्टी पे है, 2 दिन बाद आएंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसका कच्चा प्लास्टर करवा देते हैं। कच्चा प्लास्टर करवाने से क्या होगा कि बच्चा को थोड़ा आराम मिलेगा और उतना दर्द नहीं होगा। तो कच्चा प्लास्टर करवाने के बाद आप लोग इसको कहीं अच्छा जगह ले जाइए, या तो मैदानता ले जाइए या फिर धनबाद तरफ समझे चौधरी है हड्डी के स्पेशलिस्ट, कराची के ऊपर। तो इतना बात हुआ। देखिए, ये तो जांच का विषय है। इस पे हम लोग अभी जांच करेंगे कि नेग्लिजेंसी है या नहीं है। कहे कि डॉक्टर का जो हमसे बात हुई, उनका कहना है कि बच्चा एकदम स्टेबल था, सिर्फ फ्रैक्चर फीमर था और उसमें जो है ना इन लोगों ने सारा जितनी भी फर्स्ट एड हो सकता था, प्लास्टर से लेके सारा चीज, और ये भी बता दिया कि कल सुबह आप किसी और को दिखा दीजिएगा, ताकि हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिशियन नहीं है। बस यही था मसला और कुछ नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि गलत दवाएं चलाने का, तो वो तो जांच का विषय है। अगर पोस्टमार्टम होगा, अगर प्रूफ होगा, नेग्लिजेंस प्रूफ होगा या दवा का कोई भी रिएक्शन होगा, वो तो बिना पोस्टमार्टम के पॉसिबल नहीं है।
डीबीएल के अधीन कार्यरत एक मजदूर की कार्य के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि साहिबगंज मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा था। इसी दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक के कारण एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया है। मृत मजदूर की पहचान शत्रुघ्न मंडल के रूप में की गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल लालजी यादव को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हम लोग हेलिकल बना रहे थे। हेलिकल बाद बनाते समय मशीन को फ्री हो गया। मशीन फ्री हुआ, 2 आदमी को चोट लग गया, 2 आदमी वहीं पर भिगा गए। हम था एक, लालजी यादव था एक शत्रुघ्न मंडल था, एक वीरू यादव था। मैं वीरू यादव बच गया और लालजी पूरा घाई है। शत्रुघ्न मंडल एक हो गया। उसके अंदर काम करने वाला लेबर था और उसके सुपरविजन में काम करता है। हमारे भी लोग सुपरविजन में रहते हैं। सुबह इस तरह की घटना कैसे हुई, अभी आलोक से बात हुई है, वो आ रहा है, पूछने के बाद में डिटेल में बताऊंगा। सेफ्टी का क्या मामला है? सेफ्टी का तो सारे जितने भी हमारे यहाँ स्टाफ हैं सबको हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी जैकेट वो सब मिलता है। कुछ लोग लापरवाही पूर्वक नहीं लगाते हैं कार्य के दौरान गर्मी लगने से। और आज सुबह तो अभी टाइम भी नहीं हुआ था काम शुरू करने का, जिस समय की ये घटना। कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करवा रहा था ये अभी उनसे जानकारी ले। पुल निर्माण का कार्य करने वाले ठेकेदार से 9 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में बोकारो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बोकारो एसपी की तरफ से गठित एसआईटी टीम ने इनके पास से 1 कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और 1 नकली प्लास्टिक पिस्टल भी बरामद किए हैं। तो वहीं इस संबंध में सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि 13 अप्रैल को ठेकेदार से 9 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इसे लेकर सेक्टर 6 थाने में मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने छापेमारी कर लेवी की मांग करने वाले राजेश करमाली को गिरफ्तार किया। राजेश करमाली ने बताया कि कंपनी में काम करने वाले आजम शेख ने ठेकेदार का नंबर दिया था। कांड का ये सारांश है कि जो वादी हैं उनसे 2% लेवी मांगा गया था, लगभग 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए तो हम लोगों ने इस पे तकनीकी साक्ष्य के आधार पे उनको राजेश करमाली करके एक अभियुक्त उसको पहले गिरफ्तार किया, उनको लाया और उनसे कन्फेशन लिया गया। तो उनके द्वारा बताया गया था कि जिस मोबाइल से उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा था रंगदारी और लेवी की मांग को, वो किसी आजम शेख करके एक व्यक्ति हैं, उनके पास उन्होंने दे रखा है। तो आजम शेख को पकड़ा गया और उन्हीं के निशानदेही पे फिर एक देसी कट्टा है, एक 12 बोर का देसी कट्टा और 1 जिंदा गोली और 1 नकली पिस्टल भी है। खबर बगहा से है, जहां यूपी बिहार सीमा पर स्थित गंडक दियारावर्ती इलाके में अग्निकांड से फिर एक बार भारी तबाही मचाई है। अचानक लगी आग पछुआ हवा के कारण तेजी से फैल गई। इस भीषण आग की भयावह लपटें देख इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इस आग लगी में लाखों के नुकसान की बात सामने आई है। घटना बगहा एक प्रखंड अंतर्गत बथवारिया थाना क्षेत्र के खटाहा इलाके की है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के सोलसंदी गांव के पास सुबह एक दर्दनाक घटना घटी, जिसमें गिट्टी लदे एक अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस घटना में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, तो मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो वहीं ट्रक शेखपुरा से गिट्टी लोड कर मुजफ्फरपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सोसंदी गांव के पास सरमेरा बिहटा स्टेट हाईवे 78 पर दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें चालक की दर्दनाक मौत हुई। तो वहीं मौके पर ही मौत हो गई और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से शव को बाहर निकाली। ये गांव सोसंदी है। सोसंदी का पश्चिम में तेलियान खंडा पड़ता है। वही घटना घटा है, एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो। अभी तक दोनों गाड़ी को नहीं कंफर्म किया जा सका है कि कौन सा, मतलब कहाँ की गाड़ी है, एक ट्रक है का स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो के चालक को मौकास्थल पर ही मौत हो गया है। प्रशासन आया हुआ है, मदद कर रहा है, इसको निकाला जा रहा है। लगता है कि रोड में लगातार घटना, रोड में लगातार घटना ऐसी घट रही है। बहुत ज्यादा घटना घट रही है। पिछले 1.5 साल से बहुत घटना घटी है और खास करके जहाँ पे ये घटना हुई है उसके आजू बाजू ही बहुत सारी घटना। राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मामला बीते 27 मार्च का है, लेकिन पुलिस की ओर से इस मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।
तो वहीं आपको बता दें कि मामले में एसपी के यहां आवेदन देने के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने मीडिया के सामने गुहार लगाई, जिसके बाद पुनः एसपी से ये जानकारी साझा करने के बाद रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस का कहना है कि मामले में मुख्य अभियुक्त समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। ओकरा बाद हमार होश आयल तो हम हॉस्पिटल में रही। हाँ, तब मुंह बांध के आयल तो का कुछ कैलो? मुंह बांध के आयल तो हमके लागल कि नहीं हमके रेप करत रहा। अच्छा। हाँ, बेहोश हो गए। ओकरा बाद हम बेहोश हो गए, हमारा होश नहीं थे। हॉस्पिटल में नहीं? हम हॉस्पिटल होश भइल हॉस्पिटल में रही। पुलिस एफआईआर केलस कि ना एकरा मामला? पुलिस देखी हमारे गोविंद के विरोध हमारे पति आवेदन दिलन कोर्ट में थाना में, तो थाना उल्टे हमनिए के मियाँ बीबी के और सास के थाना में बंद करके रात भर रख दिलन। अच्छा। हमके 4 बजे भोर में दरोगा छुट्टी कैले बा कि जा तू अपने माई के। 4 बजे भोर में छुट्टी कैले बाद हम चल गई अपने गाँव नहीं कर। के साथ गलत काम होइल बा। हम प्रदेश में रही, हमारा के सूचना मिलल कि मैंने तारा हमारा औरत के साथ ऐसे ऐसे घटना भइल बा। तब मैंने 2 तारीख के घरे, 1 तारीख की वजह से गाड़ी पकड़नी, 2 तारीख के घरे आनी और 3 तारीख के राजपुर थाना में जाके हम अपन एफआईआर दर्ज करवनी, लेकिन हमारा एफआईआर पर कौनो कार्रवाई नहीं भइल आज तक। आज 21 दिन हो गई। फिर 5 तारीख के एसपी कार्यालय में हम एफआईआर डलवले बनी। फिर 8 तारीख। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।